अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो बनी थी सर्कल्स में, ओरिजिन इसका जो हुआ था वो सर्कल्स के साथ था, टर्म्स भी वैसे आती है। लेकिन जो हम स्टडी करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में एप्लीकेशन में आती है, वो है ट्रिग्नोमेट्री इन हैपेंस, या जो भी कैलकुलेशंस होती हैं इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और आपके केस में क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, तो ए एंड सी होंगे एक्यूट एंगल्स। तो आपके केस में ट्रिग्नोमेट्री हो रही है फॉर 0 to 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है। 90 से बड़ा एंगल आपके सिलेबस में नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्लास 11th में आएगा उसमें पढ़ेंगे सारी। एंड फॉर हायर वैल्यूज ऑल्सो। होता क्या है, हमने क्वाड्रेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ठीक है। ये जीरो। अब अगर मैं डिग्रीज के बेसिस पे क्वाड्रेंट्स को यूनिट्स लिखती हूँ, 1 2 3 4 की जगह मैं इसमें डिग्रीज के बेसिस में लिखती हूँ। तो ये 0 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 180 डिग्री है, दिस इज 270, ये 360, और सो ऑन सर्कल बढ़ता जाएगा। जितने स्पाइरल्स लगाते रहोगे एंगल +90 +90 ऐसे बढ़ता रहे। पूरा एक चक्कर 360 का होता है। हमें जो स्टडी करना है ना अभी क्लास 10th में, वो इतनी सी हमारी है, 0 से लेकर 90 तक स्टडी करते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसमें, मतलब सबसे ज्यादा यूजफुलनेस इसकी क्या है, आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट पता है ना? तो क्या कोई टेप लेकर गया होगा वहां पर लंबी सी उसको कैलकुलेट करने के लिए? हाइट को कैसे मेजर किया गया? ऑब्वियसली सैटेलाइट्स वगैरह भी हैं, बट उन्होंने भी कैसे कैलकुलेट की होगी? दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इज आउट फाइंडिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसकी एप्लीकेशंस जो सारी है ना, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के लिए आती है। प्लस मान लो कि एक शिप सेल कर रही है, तो वो कोऑर्डिनेट्स पता है ना कि इतना सेल करो, इतना सेल करो, और इस एंगल पे चलोगे तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। होता है ना? तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्री ही है, कि कैसे आपको किस एंगल पे आपको शिप को मूव करना है, सो दैट यू रीच दैट पर्टिकुलर आइलैंड, दैट पर्टिकुलर स्टॉप। बात समझ में आ गया? ऐसे ही जो एरोप्लेन्स भी उड़ रहे हैं, वो भी एंगल्स के बेसिस पे उड़ रहे हैं, कि हल्का सा एंगल टिल्ट किया, योर लोकेशन चेंजेस, तो वो कितना चेंज हुई, हमें कितना मूव करना है, कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो कितने एंगल पे हम मूव करें, सो दैट वी रीच दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सो दैट ऑल कैलकुलेशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो बहुत वास्ट टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है जो कहीं भी कोई भी कभी भी यूज कर सकता है, और बहुत प्रैक्टिकल है। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, क्योंकि हम हाइट्स की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा हाइट हुआ, और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जो ये बेस हुआ वो डिस्टेंस हुआ। ठीक है। तो इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करते हैं। तो आपके लिए सिर्फ एक्यूट एंगल्स रहते हैं। ठीक है ना, आपको सिर्फ एक्यूट एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री करनी है। और ट्रिग्नोमेट्री बेसिस इज 3 और ट्रायंगल की साइड्स का मेजर निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हम हमेशा क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब दो एंगल्स बचे ना आपके पास, एंगल ए एंगल सी। किसी भी एक्यूट एंगल को पकड़ लिया, उसको मैंने नाम दिया थीटा। सो ट्रिग्नोमेट्री में ना अब ये थीटा, अल्फा, बीटा, गामा एज एंगल्स आएंगे, और एक होता है फाई। दिस इज ऑल्सो अ नंबर यूज्ड फॉर एंगल्स, क्योंकि एक्स वाई जेड इतने सारे हो गए हैं वेरिएबल्स, कि हमने एंगल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए ग्रीक लेटर्स को यूज किया। एक्स, थीटा, अल्फा, ठीक है, गामा, बीटा, ऐसे भी। और मेन थीटा और फाई यूज होते हैं फॉर एंगल्स। अल्फा, बीटा, गामा हमने रूट्स में ले लिए थे, जीरोस में लिए थे, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, कि पॉलिनोमियल्स में एक्स तो यूज कर रहे हैं, तो जीरोस को हमने अल्फा एंड बीटा बोल दिया। समझ में आ गई बात है? तो यहां पर आपके एंगल अल्फा, एंगल बीटा, या फिर हम एंगल को सी और ए यूज करते हैं, देयर एक्यूट एंगल्स। ठीक है। अब इस एंगल के ऑपोजिट में एक साइड होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड। अब हमारी जो सबसे पुरानी वाली ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो लेगी ऑपोजिट साइड। और जो नए थोड़े से आते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सा अच्छा वाला, मतलब थोड़े नए टीचर्स जो है, दे यूज परपेंडिकुलर। लेकिन जो सबसे ओरिजिनल वाली ट्रिग्नोमेट्री होगी ना, वो हमेशा ऑपोजिट साइड बोलेगी। एंगल के ऑपोजिट वाली साइड इट हैपेंस टू बी परपेंडिकुलर हमेशा। और एक एंगल के हाइपोटेन्यूज तो अलग ही है, एक साइड उसके एडजेसेंट में होगी।
तो उसको हमने नेम दिया एडजेसेंट। और नए वाले जो हमारे टीचर्स होते हैं, मैं भी थोड़ी पुराने स्कूल वाली हूँ, आई प्रेफर यूजिंग ऑपोजिट साइड एंड आई एक्चुअली फाउंड द एफिकेसी ऑफ दिस ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आती है ना, जब हम कॉम्पिटिशन्स करते थे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर दी होती थी, तो वो सारे बच्चे परपेंडिकुलर और बेस, तो मैं सिर्फ एंगल के ऑपोजिट वाली साइड और मुझे वो साइड क्लियर होती थी। नो डाउट परपेंडिकुलर बेस बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, समझ भी आता है, बट व्हेन यू आर लुकिंग एट मल्टीपल फिगर्स, फिगर के अंदर फिगर, उसके अंदर यहाँ फिर सर्कल फिर सब कुछ, तो वो ऑपोजिट साइड देखकर ना मुझे लगा कि हाँ ये चीज सच में इजी है, बिकॉज दैट एक फोकस आ जाता है फिर हमारे पास। ठीक है, तो मैं यूज करूंगी मेनली ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर बेस यूज कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जितना मर्जी यूज करो। मैंने कोई इसमें एनालॉजी वगैरह कोई यूज नहीं की थी, वो जो आते हैं ना कि यू यूज दिस, मुझे नहीं, मैंने पढ़ा हुआ उसके हिसाब से मैंने रट्टे मारे हुए हैं, और रट्टे भी मैंने कुछ लॉजिक्स ढूंढ करके कैसे कैसे लगाना है। फिर क्या हुआ, जब ये ट्रिग्नोमेट्री बनी, इन्होंने कहा कि हर एक चीज को एज हाइट या डिस्टेंस देखा, परपेंडिकुलर हमने करके देख लिया कि जब भी हमने कुछ सर्च करना है ना तो हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो उसके साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने कहा कि आपने सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, आपने अगर एंगल को कांस्टेंट रख दिया ट्राइंगल में, आप उस एंगल को, ट्राइंगल को छोटा बड़ा करते रहो, एंगल सेम रहेगा, साइड्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी रेशियो के वाइज। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कहा कि अगर हम एक एंगल 90 रखते हैं, इन इफ आई हैपन टू कीप दिस एंगल एज 60 डिग्री, तो सभी साइड्स ना एक रेशियो में होती है, तीनों साइड्स में ना एक रेशियो फॉर्म होती है। अब एक्चुअल साइड, अब इसको और बड़ा कर दो, इस ट्राइंगल को मैं और बड़ा कर दूं, लेकिन एंगल को 60 रखूं, नंबर बढ़ जाएंगे लेकिन रेशियो सेम रहेगी। सो ट्रिग्नोमेट्री वर्क्स ऑन रेशियोज, दैट्स व्हाई आई सेड कि पहले मैं सिमिलैरिटी करवाऊंगी, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। समझ में आ गया? तो जो भी हम ये साइन कॉस टैन यूज करते हैं, दे आर रेशियोज ऑफ साइड्स। तीन साइड्स है, तीनों की हर तरह से हमने रेशियो निकाल ली और हर रेशियो को अलग अलग नाम दे दिया। दैट इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कि कल मैं आपको बोल रही हूँ कि साइन निकालो, तो आपको बार बार मुझे समझाने की या मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने कौन सी रेशियो ली है। एवरीबडी नोज इफ आई एम यूजिंग साइन तो मैंने कौन सी दो साइड्स ली है, उनकी रेशियो के साथ मैं पूरे क्वेश्चन को घुमा रही हूँ। समझ में आ गया? तो ट्रिग्नोमेट्री ने क्या किया, रेशियोज को डिफाइन किया कि इफ आई टेक साइन ऑफ एनी एंगल, साइन इज द रेशियो, रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दैट एंगल, कि उस एंगल के हिसाब से मैंने रेशियो ली। जैसे मैंने साइन थीटा लिया, दिस इज माई एंगल थीटा, तो आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज माई एंगल थीटा, आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, मैं थीटा पर हूं। ठीक है, और इस हिसाब से मैं देख रही हूं किसी भी चीज को, तो मेरे ऑपोजिट में जो साइड बनी है वो क्या है, ए बी। सो साइन थीटा इज बेसिकली ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट किसको, थीटा को, एंगल को, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मिल जाता है। कॉस थीटा क्या बोलता है, साइन इज, सिन लिखा होता है ना, बेसिकली दिस इज साइन, इसका फुल फॉर्म है साइन, मैं साइन ही बोलती हूँ, सिन थीटा नहीं बोलते, इसको साइन थीटा ही बोलते हैं। अब इसको कॉस, कॉस क्या हुआ, कोसाइन, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, सो कॉस बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बट साइन को साइन ही बोलते हैं। तो कोसाइन कैसे बना, अब ये कोसाइन कौन सी रेशियो को देखता है, वो कहता है थीटा के ऑपोजिट, थीटा मतलब जिस एंगल पे खड़े हो उसके एडजेसेंट वाली साइड देखो। So cos is basically adjacent side upon hypotenuse and this is base upon hypotenuse. तो मैंने इसे ऐसे याद रखा था कि C और A आपस में क्लोज है, cos is C है ना, adjacent side is A, तो cos के साथ adjacent side आ, साइन और O ऑपोजिट साइड, वो आपस में क्लोज है, तो साइन के साथ ऑपोजिट साइड, आफ्टर अ पॉइंट रेशियोज याद आ जाती है, आपको कुछ भी याद नहीं करना होगा। ठीक है, अब एक होती है tan थीटा, एक रेशियो होती है tan, जिसको फुल फॉर्म है टेंजेंट। तो सर्कल्स में ये टेंजेंट्स का वर्ड आएगा आपको, तो भी मैंने कहा सर्कल्स में बना कि ये सर्कल में हम घूम रहे, 360 डिग्री पूरा किया ना, तो हर एक चीज हम सर्कल में घूम रहे हैं, राइट, तो तभी वहां से ट्रिग्नोमेट्री आई। तो वहां से टेंजेंट ऑफ थीटा इज बेसिकली ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये रेशियो ली, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। समझ में आ गया? ये तीन रेशियोज हैं
So whenever I'm talking about sin theta, I'm taking opposite upon hypotenuse के एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम एक्यूट एंगल पे खड़े हैं किसी भी एक पर, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड और हाइपोटेन्यूज की रेशियो हमने फॉर्म की, एंड दैट रेशियो लेट मी से इज 0.5. इसका मतलब ऑपोजिट साइड, इफ आई से साइन ऑफ थीटा इज 0.5, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज में रेशियो 0.5 है. 0.5 मतलब 5/10, 1/2. That hypotenuse is double of opposite side. This is what it means. ठीक है, कि आप कभी भी किसी एंगल पे खड़े होते हो कि आपकी साइन रेशियो 1/2 आ रही है, इसका मतलब आपका हाइपोटेन्यूज डबल है ऑपोजिट साइड पर. और ऐसा किस एंगल पे होता है? ठीक है, तो वो डबल तो 2 और 4, 3 और 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एंगल कांस्टेंट रहेगा. ठीक होगी बात? रेशियो चेंज होती रहेगी एंगल्स की, इसको बड़ा करोगे, एंगल्स को हमने सिमिलैरिटी में रखा, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है. तो इसमें क्या होगा कि जहां साइड्स की रेशियो, अगर ये एक्स है और वाई है, तो जितनी साइड की रेशियो एक्स और वाई है, यहां पर भी एक्स है, ये भी कुछ, जो रेशियो यहां पर आई है वही रेशियो बाकी साइड्स में भी, दैट रेशियो विल स्टे कांस्टेंट. ट्रिग्नोमेट्री सिमिलर ट्राइंगल्स के बाद ही समझ में आती है कि रेशियो हमेशा सेम रहेगी, एंगल सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगी, एक्चुअल वैल्यूज चेंज हो सकती है. तभी आप यहां से सन का डिस्टेंस, यहां से मून का डिस्टेंस, मून से अर्थ का डिस्टेंस बैठकर निकाल सकते हैं, बिकॉज वी हैव फाउंड रेशियोज आर सेम. जो छोटे में लगाया ट्राइंगल में वही बड़े में लग सकता है. ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं बिल्डिंग में लगा सकती हूँ रूल, वही मैं जाके कुतुब मीनार में भी लगा सकती हूँ, उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं. And that is actually when we use similar triangles to find height of Qutub Minar or height of taller buildings. बात समझ में आई? ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब मैंने तो रेशियो ली है एज साइन, कॉस एंड टैन. तुम अगर ये 3 रेशियोज ही याद कर लोगे, इनके मतलब जो हमारे नंबर्स, इसमें हम कौन सी साइड्स दे रहे हैं, आपकी आधी ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ जाती है. राइट? अब आपने तो कहा कि साइड्स की रेशियो लेनी है ना, तो हमने तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज लिया है. तो अब इन रेशियोज के ना हम अदर वे राउंड भी कर लेते हैं कि व्हाट इफ आई टेक हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, तो इस रेशियो को हम बोलते हैं कोसेकेंट थीटा. कोसेक बोलते हैं या कोसेकेंट थीटा. तो 1/sin थीटा इज बेसिकली कोसेकेंट थीटा. रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा. ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने लिया हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज सीकेंट थीटा, जिसको सेक लिख देते हैं, सेक थीटा. ठीक है, तो दिस इज सीकेंट थीटा, इसका फुल फॉर्म है सीकेंट. सेक रेशियो जो है उसका फुल फॉर्म है सीकेंट, और बेसिक यू हैव 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा. ठीक है, आपस में रेसिप्रोकल्स हैं. ठीक है, अब tan थीटा है ना, तो 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा, जिसे हम बोलते हैं कोटेंजेंट. ठीक हो गया इतना? विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड. ठीक है, tan थीटा में एक और रूल आप देख सकते हो कि tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा. tan थीटा इज बेसिकली साइन थीटा बाय कॉस थीटा. ये 6 रेशियोज लिख लो, इसके बाद थोड़ा सा इनके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे और ट्रायंगल में हम इन्हें कैसे यूज करते हैं. समझ में आ गया? तो जो ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस जब भी बन रहे हैं ना, सो बेसिकली दीज आर रेशियोज ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो आप कोई भी 2 साइड्स पिक कर लो, आपके पास उन 2 साइड्स की रेशियो के लिए एक नाम होगा. बस इतनी सी ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, आपने कहा नहीं मैंने तो ये वाली साइड पिक की और ये वाली साइड पिक की, अब मैं बोलूंगी आप खड़े कहां पर हो, आपको मैं पॉइंट ए पर हूं, तो ए के लिए ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आई एम यूजिंग कॉस थीटा. मैं कॉस की रेशियो चेक कर रही हूँ. समझ में आ गया इतना? राइट?
tan थीटा हो जाता है साइन बाय कॉस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन। क्लियर हो गया? कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन। दिस वन बेसिक जो हमें यूज करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में। इतना क्लियर हो गया सबको? ये रेज करूं। अब छोटी सी चीज यहां पर देख लेना। तो समटाइम्स ना, अगर साइन थीटा और कोसीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखो साइन का रेसिप्रोकल जो होता है ना वो सीकेंट नहीं है, सी से शुरू होगा, आपस में सेम नंबर्स नहीं है, कभी भी सेम लेटर्स नहीं है। साइन के साथ है कोसीकेंट, द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। इफ आई हैव कॉस थीटा multiplied by secant theta, the product is 1. If I have tan theta multiplied by cot theta, the product is 1. हम रेशियोज की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब चेक भी कर सकते हो। ये हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल और यहां मैंने लिया थीटा, ठीक है? तो इसको एक्स वाई और जेड लिख देते हैं। तो मैंने कहा साइन थीटा, तो आपने लिखा एक्स अपॉन जेड। कोसिकेंट थीटा जेड अपॉन एक्स हो जाएगा। द प्रोडक्ट इज कुछ इस तरह से, ठीक है? बात हम साइड्स की कर रहे हैं, लेकिन साइड्स में हमेशा क्या फिक्स होगी, रेशियो। विद रिस्पेक्ट टू एंगल रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ गया? विद रिस्पेक्ट टू एंगल रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल है। और वो सिमिलैरिटी की हुई है तो वो रेशियो कांस्टेंट है, वो आपको वैसे समझ में आएगा कि हमने सारे एंगल्स इक्वल कर दिए। देखो ये 90 डिग्री है, इसको मैंने 30 डिग्री दे दिया तो ऑटोमेटिकली ये 60 डिग्री हो गया। अब इसको मैं लार्ज कर दूं, 30 60 90 रखूंगी, आपको पता सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, रेशियो सबकी कांस्टेंट हुई। तो वही रेशियोज रखी है हमने। तो हुआ क्या कि जो हमारे जो सारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने जीरो से लेकर जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं मे बी 360 तक, सभी की रेशियोज ले ली। बेसिकली जीरो से लेकर 90 तक की रेशियो ले लो, आप सभी एंगल्स की निकाल सकते हो, टिल 360 टिल 450 जितने मर्जी एंगल्स आपको दिए। तो उन्होंने क्या किया, 0 डिग्री पर 1 डिग्री अगर हमारी रेशियो हो, साइन की रेशियो मतलब यहाँ थीटा 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। उन्होंने ना 1 2 3 4 5 6 करते करते सभी एंगल्स तक की रेशियो निकाल दी कि व्हाट इफ साइन इज 1 डिग्री, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन साइड्स। व्हाट इफ साइन इज 2 डिग्री, एंगल इज 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री कितना हो जाएगा। तो वो सारी रेशियोज हमारे पास है, सारे टेबल्स हमारे पास है, ठीक है? तो कुछ भी कैलकुलेशंस करनी होती थी, वी यूज टू रेफर दोस टेबल्स कि अच्छा ये एंगल फॉर्म किया, अप्रोक्सीमेट एंगल कितना बन रहा है वो बता दो, तो अप्रोक्सीमेटली हाइट हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला चैप्टर पर, पहले एक्सरसाइज इसी के बेसिस पर जो हम फॉर्म करते हैं। बुक निकालो अपनी, बुक्स निकालो। सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हम अब करेंगे, ठीक है? और ऐसा वाला क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ भी जाता है। ठीक है, हमारे पास है एग्जाम्पल 1, जिसमें दिया हुआ है tan A इज 4/3। ठीक है, tan आपको समझ में आ रहा है, रेशियो है, A इज द एंगल, सो दिस इज नॉट, पहली बात तो समझना, अगर tan A लिखा हुआ है दिस इज नॉट tan मल्टीप्लाइड बाय A। क्या हो रहा है, रेशियो इज टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। रेशियो जो उठाई है वो टेंजेंट है, टेंजेंट रेशियो क्या लेती है, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। किस एंगल के हिसाब से, ए के हिसाब से ऑपोजिट क्या हुई, ए के हिसाब से एडजेसेंट क्या हुई। तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा हमेशा ना एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर। ठीक होगी बात, राइट? अब tan ए कहा है ना, नाउ आई हैपन टू राइट ए हियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा विजन इजी हो जाता है जब हम यहां लेके जाते हैं, पर मैं इसी के साथ आपको करवाऊंगी अभी। ये tan ए लिया हमने, तो आप ए पॉइंट पे खड़े, रेशियो बोल रहा है tan, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ ए, तो टेंजेंट ऑफ ए में भी टेक ऑपोजिट साइड, मतलब ये कह रहा है कि ए के हिसाब से देखो ऑपोजिट साइड और ए के हिसाब से देखो एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ए के हिसाब से ऑपोजिट साइड क्या है, बताओ? ए के हिसाब से ऑपोजिट साइड क्या है, BC। ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड क्या है,
ए बी, दैट इज 4/3। समझ में आ गई बात है? क्लियर हुआ ना? टेंजेंट ए का मतलब ए पॉइंट, ए एंगल पे खड़े हो, ट्रायंगल बना लिया, ए एंगल पे देखो ऑपोजिट क्या बनी, ए एंगल पे देखो एडजेसेंट क्या बनी। ठीक है, इसका मतलब बीसी और एबी की रेशियो क्या है? 4/3। तो यहां से बिकॉज हम रेशियो में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं लेट बी सी इज इक्वल टू 4K, लेट ए बी इज इक्वल टू 3K। के इज अ कॉमन फैक्टर, है ना? 40/30 हो सकता है, इट कुड बी 16/12। एक्चुअल मेजरमेंट्स मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रेशियो 4:3 रहेगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको ये दे दिया 4K और ये दे दिया 3K। कैन यू फाइंड द हाइपोटेन्यूज? तीसरी साइड निकाल सकते हो, किससे? बाय पाइथागोरस, है ना? अब इतनी तो हमने की हुई है कि मुझे पता है AC 5K आ जाएगा। आपने पाइथागोरस लिख देना है, कैलकुलेशंस डायरेक्टली लिख दो चाहे 5K। सो AC इज 5K। ठीक है, मैंने आपको टैन की रेशो बताई। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज साइन ऑफ ए? ए एंगल की साइन रेशो क्या होगी? तो साइन रेशो के लिए हम लेते हैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 4K बाय 5K विच इज 4/। ठीक है, कॉस ए कितना हुआ? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 3/5। एंड tan ए तो दिया हुआ है, तो आपको सीकेंट ए को सीकेंट ए सब निकाल लोगे। पहली ट्रिग्नोमेट्री हम यही करते हैं, ट्रायंगल में हमें दो साइड्स दी होती है रेशो के हिसाब से, तीसरी निकालते हैं एंड वी फाइंड ऑल द रेशियोज। इतना क्लियर है? इसको जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर लो, जितना मर्जी इजी कर लो। दूसरी चीज अब क्या है इसमें, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, मान लो मैंने लिखा है tan ए, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ साइन ए के साथ। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने tan ए क्या लिखा था? 4/3। साइन ए था 4/5, यही था ना? इसका मतलब tan वाली रेशियो ए के हिसाब से और साइन वाली रेशियो ए के हिसाब से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? इसका मतलब ये नहीं कि ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, tan विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। इफ आई राइट tan ऑफ 2A, इसका मतलब एंगल को डबल कर दिया। तो tan रेशियो विद रिस्पेक्ट टू 2A, एंगल पहले अगर 30 था अब 60 हो गया, तो 60 के हिसाब से अब रेशियो क्या बन गई? tan 2A, मतलब एंगल डबल हुआ, राइट? और 2 tan A का मतलब कि जो रेशियो थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर मान लो ये 4/3 लिखा है तो tan A इज 4/3। यहां पर ये मतलब 4/2 इंटू 4/3 नहीं है, इसका मतलब है हमने एंगल को डबल कर दिया। ठीक है, और इसका मतलब है ये रेशियो का कोएफिशिएंट है 2 tan। क्लियर होगी बात ये, है ना? अब तीसरी चीज जो इसमें हमने सीखनी है, या तो tan ए और sin ए को हमने मल्टीप्लाई किया। मान लो मैं लिखती हूं tan ए मल्टीप्लाइड बाय tan ए। दो रेशियोज मल्टीप्लाई हुई हैं, स्क्वायर हो गया। सो आई विल राइट tan ए का होल स्क्वायर, है ना? अब ये लिखना थोड़ा लंबा चला चीज हो जाती है, एंड समटाइम जल्दी जल्दी में लिखेंगे तो हम भी लिख सकते हैं tan ए का होल स्क्वायर। अब समझ नहीं आता कि हमने एंगल को स्क्वायर किया, क्योंकि कर सकते हैं। इफ आई नीड 30 डिग्री लिखा है ना, मैं स्क्वायर करके 900 डिग्रीज एंगल भी बना सकती हूँ। I can make an angle of 900 degrees. I can talk about tan 900. That exists. I can find the value also of that angle. ठीक है, तो इस चीज की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पावर जो है ना रेशियोज की, वो कुछ इस तरह से लिखी गई। tan a का स्क्वायर लिखा है ना, तो tan स्क्वायर a बोल दिया। जो पावर है ना वो रेशियो के ऊपर लिखते हैं, एंगल के ऊपर नहीं, क्योंकि वो हम कंफ्यूजन हम हर बार नहीं लगाते कि हम ब्रैकेट्स लगाए। ठीक है, ईज ऑफ राइटिंग, ईज ऑफ कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी लिख सके। तो साइन ए का होल क्यूब अगर होगा तो आप क्या लिख रहे हो? साइन क्यूब ए। उसको बोलते भी क्या है? साइन क्यूब ए, कि रेशियो को क्यूब किया है, एंगल को क्यूब नहीं किया। ठीक हो गया? तो अगर मैंने लिखा है
कॉट 4a, इसका मतलब कॉट ए रेशियो उसको 4 किया, उसकी पावर क्या बनाई 4। तो अगर कॉट ए इज 3/4, तो यहाँ पे 3/4 होल रेस टू पावर 4 हो जाएगा, रेशियो की पावर 4 ले रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स है हमारी, ठीक है। और ये देखो साइन ए प्लस साइन ए, तुम्हें रेशियो पता है लेकिन एंगल नहीं पता। साइन की रेशियो तो पता है कि ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, बट एंगल की नंबर क्या है वो नहीं मुझे पता, मेजरमेंट क्या है, 1 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, वो हमें नहीं पता है। तो इसके लिए एक वेरिएबल हो गया। तो साइन ए में वेरिएबल एंगल है, जो साइन ए में अननोन है वो एंगल है। समझ में आ गया। साइन ए में रेशियो में कोई भी साइन कॉस टैन में जो अननोन होता है वो हमेशा एंगल होता है। रेशियो तो मुझे पता है कि ये मैं ऑपोजिट और एडजेसेंट ले रही हूँ, ये मैं ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज ले रही हूँ, आई नो द रेशियो, बट आई डोंट नो फॉर विच एंगल। ठीक है। तो हमारी ये अननोन वैल्यू हो गई। साइन ए प्लस साइन ए को क्या लिखोगे, 2 साइन ए। तो जैसे हम पॉलिनोमियल्स में एक्स और एक्स को ऐड करके 2x बनाते हैं ना, तो वो x इज अननोन, ऐसे ही साइन ए अननोन है जिसमें अननोन क्वांटिटी जो है वो एंगल है। तो साइन ए प्लस साइन ए इज 2 साइन ए। तो कल अगर लिखा हो 3 साइन ए प्लस 4 साइन ए, तो क्या लिख दोगे, 7 साइन। अगर लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 साइन स्क्वायर ए, तो क्या लिखोगे, 7 साइन स्क्वायर ए। लेकिन अगर मैंने लिखा 3 साइन ए प्लस 4 साइन स्क्वायर ए, इन्हें ऐड कर सकते हो, इट इज सेम एज एडिंग 3x and 4x स्क्वायर। कॉमन ले सकते हो लेकिन ऐड करके एक सिंगल टर्म नहीं लिख सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को भी फॉलो करती है, ट्रिग्नोमेट्री अर्थमेटिक को भी फॉलो कर सकती है। कि ये -3 साइन ए और -4 साइन ए लिखा होता तब क्या आंसर होता, -7 साइन ए। तो अर्थमेटिक है ना, इंटेजर्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ठीक है। एलसीएम लेना हो, वो सब लेना हो, तो साइन ए बेसिकली वो एक्स है। तो जब वो एलसीएम लेने की बात आएगी या प्लस माइनस करने की बात आएगी, तो वो कहेगा अरिथमेटिक बन गया हूं मैं, अब तो मेरी एलसीएम एचसीएफ निकालो, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्री तब तक है जब तक आप साइन को रेशियो की तरह देख रहे हो कि मैंने 4/3 लिखा, देन इट इज ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैंने कॉट को 1/tan लिखा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आई। अदरवाइज वो सारी हमारी नंबर कैलकुलेशंस की ही है। तो साइन इज नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ अ रेशियो, एंगल के हिसाब से वो एंगल चेंज होता रहता है, और चेंज्ड एंगल के हिसाब से रेशियो चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर हम उसी साइड को, ट्रायंगल को बड़ा कर देंगे सेम एंगल के साथ, तो रेशियो कांस्टेंट रहेगी, एक्चुअल नंबर्स चेंज होते रहे। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। पहले आ जाओ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो पहली चीज हमने यही करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। मैं इसका वर्कशीट शेयर करूंगी, वर्कशीट बहुत एक्सटेंसिव है इसकी, उतनी ही प्रैक्टिस कर लो। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हैं, इतने कर लोगे काफी है, बिल्कुल काफी है। ठीक है। इतने कर लो, इतने तो करो, इतने सारे रट्टे मार लो, और मैं सच में कहती हूँ इसके अलावा कोई भी आएगा तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो ये भी पूरा अमेलगमेशन बना है फ्रॉम 5-6 साल की जो रिसर्च है, और नए क्वेश्चंस मैं ऐड कर ही देती हूँ। इसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल राइट एबीसी, राइट एंगल एट बी, मेहताब और अजय से समझ में आ गया। मेहताब यस मैम। और अजय से तुम्हें समझ में आई है ट्रिग्नोमेट्री, कि ऑनलाइन बस बैठे हैं। अजय से, हाँ करो म्यूट। हाँ, समझ में आया। तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, या तो सो रहे हो। दिस इज 625, तो एसी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटीमीटर लगा दिया ना, इसने हमें एक्चुअल वैल्यूज दे दी, तो यहाँ पे के नहीं लगेगा। ठीक हो गया, इसने हमें एक्चुअल साइड्स दे दी। सो कहता है कि अब बताओ साइन ए कितना है। तो आप ए पे खड़े हो, साइन की रेशो क्या लेती है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो साइन ए, इस ए पॉइंट के, इस ए एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है? इस ए एंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? तो एक ही होता है 25। सो दिस रेशियो इज 7/25। ठीक है। सो कैन यू फाइंड कॉस ए? कैन यू फाइंड साइन सी एंड कॉस सी? साइन सी क्या होगा? 24/25। एंड कॉस सी क्या होगा? 7/25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो अब। इन द फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो आप दो रेशियोज को माइनस कर रहे हो, दोनों रेशियोज के नंबर्स निकालोगे। यहाँ पर आप क्यू आर की वैल्यू निकालोगे एज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर एंड राइट पाइथागोरस। तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 का अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने आपसे कहा है tan p फाइंड करो। हाँ बता बेटा, tan p कितना होगा? मृदुल, व्हाट इज tan p? 5/12, बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट इज cot r? 5/12। सो tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 करो। आज की क्लास यही करना है और कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, बस यही कैलकुलेशंस करनी है, इतना ही करवाऊंगी ना। कल की क्लास में या परसों की, जब भी कल की क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की, देन हम स्टडी करेंगे विद एंगल्स, कुछ रेशियोज, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जिनकी रेशियोज हमें पता होती है। ठीक है। तो पहले 1-2 दिन तो इसी पे लगाने हैं, इसी की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करवानी है। मैं वही ट्रिग्नोमेट्री का वर्कशीट ही तुम्हें दे रही हूँ। तुम आराम से लगाओ, 10th अगस्त तक तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी आराम से। ठीक है। जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस है ना, मैं तुम्हें भेज देती हूँ। कॉट की रेशियो लिखी होगी, देखो पीछे क्या लिखी है, एडजेसेंट 1/tan, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो आर पे खड़ी हो, एडजेसेंट साइड क्या हुई, ऑपोजिट साइड क्या? 1/tan है ना, तो tan की रेशियो तुम्हें पता है ना? tan की रेशियो क्या होती है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट।
तो कॉट की रेशो क्या हुई, उसी का रेसिप्रोकल एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। अच्छा ये ना आदत भी होती है, टैन लिख देते हैं, टैन ऑफ एंगल लिखोगे। अगर एंगल क्लियर नहीं है तो हमेशा टैन थीटा लिखना। टैन इज नथिंग, रेशियो तो पता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल बनती है हमेशा। ठीक है, ये जो मैंने ये वीडियो की जिम्मेदारी टेस्ट। देखना है, वो आ गया आपके पास असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो हमेशा, नहीं आई क्या आ गई, नहीं आ गई। सो जो एंगल दिया होगा ना उसको कभी भी राइट एंगल पे मत लिखना, उसको हमेशा या तो एक्यूट एंगल में यहाँ या यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो साइन ए कहा हुआ है, तो दिस इज 3, दिस इज 4, सो लेट वी टेक, लेट बी सी इज इक्वल टू 3K, लेट ए सी इज इक्वल टू 4K। therefore ए बी कितना आ जाएगा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा सा ना हमारा वो हो जाता है कि दिखावे वाला क्वेश्चन नहीं होता है। 3/4 लिखा तो मुझे लगता है नेक्स्ट साइड 5 होगी। तो यहाँ पे साइन रेशियो दी है, 4 इज द हाइपोटेन्यूज, सो ए बी बिकम्स 16 - 9 अंडर रूट विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक हो गया, तो आप क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16K² माइनस 9K²। वो सिर्फ इसलिए हम लेते हैं बिकॉज रेशियोज हम बात कर रहे हैं, हम एक्चुअल नंबर्स की बात नहीं कर रहे। ट्रिग्नोमेट्री में हम बता रहे हैं कि हम रेशियो की बात करें तो साइन की रेशियो 3:4, 3/4 दी हुई है। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास आ गया √7K। नाउ दिस से फाइंड कॉस ए। कॉस ए का मतलब ए पे खड़े होके वी टॉक अबाउट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड √7K, हाइपोटेन्यूज 4K, के कट जाएगा, √7/4 हो जाएगा। एंड व्हाट इज tan ए, सो दिस इज 3/√7। समझ में आ गया इतना? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर है इतना सबको? अब ठीक हो गई, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई है ना? अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है 15 cot A = 8। तो हम लिखेंगे cot A = 8/15। cot A is 8/15। तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना।
अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमेशा ट्रायंगल बना लेना। कॉट ए की बात हो रही है, तो वो लेता है एडजेसेंट साइड विच इज 8K अपॉन ऑपोजिट साइड विच इज 15K। तो हम लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन opposite side is 8 upon 15, AB upon GC is 8 upon 15, let AB is 8K, let BC is 15K। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना, कि है ना, तो वही 100 नंबर का क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री उतना ही की है। तो ये क्वेश्चन तो मतलब अगर आ गए ना, तो मतलब तुम्हारे तुम्हारे लॉटरी या जैकपॉट लगा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है। एट द एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना, ये क्वेश्चन तो मोरली सॉल्व करते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली अगर आएगा तो एमसीक्यू में अगर आ गया तो तुम्हें पता है कि के लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन अगर कुछ ऐसा थ्योरी पार्ट में दिखता है तो वो के लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब तुम पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर निकालोगे विच इज 8K का होल स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर, अगर आपको बेसिक्स याद होते हैं। ठीक है। सो दिस विल बी 17K। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स थोड़े बहुत याद हैं, तो ये 17K आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, AC 17K आ गया। अब उसने क्या कहा है, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। साइन ए फाइंड करो, सीकेंट ए फाइंड। ठीक है। तो बस रेशियोज को रट्टा मारना है और कुछ नहीं है, तो कुछ 3-4 दिन लगाकर हम रेशियोज को रट्टा मारेंगे, नहीं है याद तो पीछे फॉर्मूलाज देखो और देख लो। ओनली थिंग इज अबाउट रिमेम्बरिंग दो साइन कॉस टैन, उनकी रेशियो याद है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल एक जैसा है। इतने साल मुझे हो गए, आज तक एक बार भी बोर्ड्स में नहीं आया, ना किसी ने पूछा, पर करवाऊंगी जरूर क्योंकि यू नेवर नो, डायरेक्टली अगर ऐसा ही कुछ प्रूव करने को आ गया हमें 3 मार्क्स में। ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो हम आगे जाकर ना आपके सेकंड एक्सरसाइज में बहुत यूज करेंगे, इक्वेशंस में हम लोग यूज करते हैं, पर उसका प्रूफ है, जैसे एक थ्योरम है वो थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है। अब ये चीज क्या है, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 तो मुझे पता कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या गया है। वो कहता है, मैंने आपको कहा था सिमिलैरिटी में कि आप एंगल को सेम रखोगे, एक्चुअल मेजरमेंट्स चेंज करते रहो तो रेशियो सेम रहेगी। तो वो कह रहा है कि हमारे पास दो रेशियोज हैं, एक है साइन ए और एक है साइन बी, दो एंगल के हिसाब से साइन रेशियो ली, आपस में दोनों इक्वल है। इफ टू रेशियोज आर इक्वल दैट मीन्स उनके एंगल्स भी इक्वल। सिमिलैरिटी हुआ ना, रेशियो सेम है तो एंगल्स भी सेम होंगे, बस वही चीज है। ठीक है। उसी को प्रूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में सीकेंट दिया हुआ है 13/12, सो वी टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। सीकेंट होता है एडजेसेंट, तो मैंने इसको थीटा लिया, दिस इज 12 एंड हाइपोटेन्यूज होता है 13। ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट हुआ, सो दिस इज 13। तो एक्चुअल के लेकर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 5K, थीटा यहाँ पर ही है। तो पहले तो सीकेंट है, साइन ए से शुरू करते हैं। साइन ए इज 5/12, कॉस ए इज 5/13, cos A is 12/13, tan A is 5/12, ऑल अदर रेशियोज कहाँ है, तो आपको सीकेंट ए निकालोगे एज 13/5, सीकेंट तो आपके पास है ही है, एंड कॉट ए इज 12/। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्वेश्चन 6 को फिलहाल के लिए छोड़कर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 3 कर लेंगे।
एग्जाम्पल 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 10। और भी अच्छी किस्मत है तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे, मुश्किल नहीं है, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट करके दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलो, कॉट थीटा इज 7/8। इवेल्युएट 1 + sin थीटा। अब ना थर्ड एक्सरसाइज के बाद अगर कहा जाएगा ना तो ये ओरली सॉल्व हो जाएगा आपका, विदाउट 7/8। अच्छा, अगर ऐसा करो, मान लो मैं साइन थीटा को एक्स लिख देती हूँ, तो ये 1 + x 1 - x है। मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, अलजेब्रा ही हो गया ना ये तो, 1 + x 1 - x। तो ये क्या हो जाता है, 1 - sin² थीटा। क्या ना, 1 - x²। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, 1 - cos² थीटा। है ना? थर्ड एक्सरसाइज के बाद ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होगा। आपका आंसर आता है 49/64। यही आ रहा है, देखो। थर्ड एक्सरसाइज के बाद ना ये ओरली सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपने कॉट थीटा के लिए एंगल बनाया ये। ठीक है, इसको लिखा थीटा, क्योंकि ये एडजेसेंट लिया। ये 8, 64 + 49 और यहाँ के आ जाएगा, एंड इट विल बी 113। ये आ जाएगा। ठीक है, 1 + 8 k/, ये आ गया। 1 - 8 k, है ना? तो ये तो क्लियर है कि 1 - 64/113 कर रहे हैं, और नीचे 1 - 49/113 कर रहे हैं। ठीक है ना? तो 113 - 64 इज 49। 113 - 49 इज 64। मैंने वही कहा था ना, 49/64 होगा। ठीक है, ये ओरली क्वेश्चन सॉल्व होता है। बी पार्ट भी देखो, cot² थीटा, तो 49/64 ही है। सो बेसिकली वो कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल है। देखो की बात, ये नंबर्स के साथ प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा करो अपना क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 5 करते हैं पहले। जितना टाइम हमारे पास है ना, 10 मिनट और है। विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन नंबर 10। एक जैसे क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। बाकी आज होमवर्क आप कर सकते हो बाकी। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 6, 7 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे। 6, 7, 8, 8 तक करके आ जाना। नाइन्थ वैसे तो फर्स्ट 10 कर सकते हो, फर्स्ट 11 क्वेश्चन कर सकते हो। असाइनमेंट के जो मैंने आपको वर्कशीट दी है उसके फर्स्ट 11 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वाले एंगल्स के साथ हम मिलकर करेंगे। चलो, ये हो गया क्लियर। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल 5 सेज इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इतना कुछ है, बेसिक नहीं लिया हुआ, है ना, बेसिक में वैसे नहीं डालते हैं, तो एडवांस में तो हमारे स्टैंडर्ड में तो ये क्वेश्चन क्यों आएगा। लेकिन इनिशियल अगर क्लास टेस्ट वगैरह हो रहा है तो ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में वो डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है राइट एंगल एट पी, ओपी इज 7 सेंटीमीटर, और लिखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1 सेंटीमीटर। तो कहते हैं इसके बेसिस पर फाइंड द वैल्यू रेशियो ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ठीक है, तो किसी भी एक नंबर को, लेट पी क्यू को मैंने ले लिया एज एक्स, तो ओ क्यू माइनस एक्स इज 1 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना आ जाएगा, 1 + x। अब राइट ट्रायंगल ओपी क्यू ले रहे हो, OP² प्लस PQ² इक्वल्स टू OQ²। 7² प्लस x का स्क्वायर इज 1 + x का होल स्क्वायर।
49 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो 48 इक्वल्स टू 2x, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 24। तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गया ये? स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 8.1 लगती है खतरनाक, बट आफ्टर अ पॉइंट जब 8.2 पे आओगे तो 8.1 बहुत इजी लगेगी, 8.3 पे आओगे तो दोनों ही बहुत इजी लगेगी, 8.3 मुश्किल लगती रहेगी। ठीक है, उसको कुछ नहीं करना, उसको 5 या 6 बारी वो सारी एक्सरसाइज करनी होती है। वंस यू गेट द होल्ड ऑफ इट, उसके जैसे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा पूरा टाइम जितने मर्जी मारते रहो। वो होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस ना वो उसी फॉर्म में चलते जा रहे हैं, तो उनको ऐसे ही याद करना होता है। राइट, आ गया ना? अब साइन क्यू क्या होगा? क्यू पे खड़े हो, ऑपोजिट इज 7/25, कॉस क्यू पर 24/25। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। एग्जाम्पल 5 अगर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद ट्रू फॉल्स करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस रह गए ना, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 4 भी वेरीफाई करने को ही कहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 होगा या कुछ भी होगा, उसके वो क्वेश्चन आप घर पे कर सकते हो। एग्जाम्पल 4 मैं करवाऊंगी कल, मैं आपको एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 6 लिखना सिखा दूंगी एक बार कि इसको कैसे करते हैं, टू जस्ट टू डू विद दिस क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, और आज ट्रू फॉल्स करेंगे, इतना काम करेंगे काफी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर में राइट एंगल क्यू पे बन रहा है, तो इसमें सम ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर, तो एक को एक्स ले लिया मैंने, क्यू आर को एक्स ले लिया, ये 25 माइनस एक्स आ गया, और पी क्यू आ गया 5। बस, कर सकते हो ना सॉल्व? बस राइट इट प्रॉपरली दैट इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टैन, हो जाएगा। जितनी अब तक की ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगी है ना? अच्छा, मुझे नहीं पता कितना है, पर साइन कॉस टैन कोई समझाता नहीं है, बोलता साइन ए ये होता है, कॉस ए ये होता है। साइन कुछ नहीं है, रेशियो ऑफ साइड्स है। वो कौन सी दो साइड्स है वो साइन में फिक्स करती है हमने। तो साइन इज अ नेम गिवन टू अ रेशियो। ठीक है, तो पी पे खड़े होकर ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, तो पी के ऑपोजिट है 12, हाइपोटेन्यूज तो ट्रायंगल में एक ही होता है। ठीक है, फिर है कॉस पी, पी पे खड़े हो और एडजेसेंट साइड देख रहे हो, 5/13। ठीक है, पी पे खड़े होकर टैन की रेशियो बना रहे हो, तो वो साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हो, या फिर आपको पता है ऑपोजिट 12/5। तो अगर यहां से भी देखोगे तो 12/13, 5/13 कर रहे हैं, बोथ द डिनोमिनेटर्स विल कैंसल आउट, हेंस इट्स इक्वल टू 12/5। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये चीजें ना हम एंगल्स के साथ भी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसको हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रेशियो। राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? बताओ। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। एडजेसेंट और ऑपोजिट में कौन सी साइड बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी? वी कैन नॉट से फॉर श्योर, है ना? बेस और परपेंडिकुलर में बड़ा कौन है? बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर, पर हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, तीनों से नम बड़ी होगी। ठीक है, दिस इज, लेट मी से, ये कोई भी साइड्स है,
तो जब उसने रेशियो ली tan की, tan ए की, मैं ले रही हूं ऑपोजिट और एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड एडजेसेंट से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो क्या इसका कहना कि वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1 जस्टिफाइड है? इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी मोर देन 1। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली लेस देन 1 है। लेकिन अगर ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है, तो ऑब्वियसली वो मोर देन 1 भी रेशियो आ सकता है। तो tan कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। रेशियोज नेगेटिव नहीं होती है। एंगल नेगेटिव हो सकता है, रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं हो। साइड्स ऑफ ट्राइंगल को नेगेटिव थोड़ी करोगे। एंगल नेगेटिव का मतलब है आप थोड़ा नेगेटिव साइड पर जा रहे हो, है ना, ऑपोजिट चल रहे हैं हम लोग। अगर एंगल को ऐसे घुमा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दूं, हम डायरेक्शन को चेंज कर दें। नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करता है हमेशा, है ना, कि अब हम राइट नहीं जा रहे, हम लेफ्ट जा रहे हैं। तो एंगल नेगेटिव हो सकता है, रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। सो tan ऑफ थीटा कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी के इक्वल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया इतना? अब आपके लिए रेशो हमेशा पॉजिटिव है, 0 to 90 में ही बात कर रहे हैं। ठीक होगी बात ये। अब आते हैं, उसने लिखा है सीकेंट ए इज 12/5 फॉर सम वैल्यू। तो क्या सीकेंट की रेशो 12/5 एग्जिस्ट कर सकती है, सीकेंट ए की रेशो? तो कोई भी एंगल लिया ए, दिस इज बी, लेट मी से दिस इज राइट एंगल बना दिया। सीकेंट की रेशो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, तो वो 12 ले लिया, एडजेसेंट साइड 5। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ये वाला साइड निकालती हूँ, विल इट बी लेस देन 12? मतलब एग्जिस्ट कर सकता है ना, हाइपोटेन्यूज 5 से बड़ा ही है, राइट? तो यस, दिस इज ट्रू। लेकिन अगर इसने लिखा होता ना सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/13, तब क्या ट्रू होता? क्योंकि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट नहीं हुआ। समझ में आ गया? सो दिस इज फॉल्स। अब इसी लॉजिक पे आ जाओ, सीकेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमेशा? हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर, तो सीकेंट जो है हमेशा 1 से बड़ा होता है। सीकेंट रेशियो जो होती है ना, हमेशा 1 से बड़ी होगी। सेम फॉर कोसीकेंट रेशियो, हमेशा 1 से बड़ी होगी। 1 से छोटी हो ही नहीं सकती, 0 पॉइंट में आ ही नहीं सकती। ठीक है, 1 से छोटी का मतलब है पॉइंट जीरो नहीं। आप 0 से बढ़कर या पॉजिटिव साइड पे ही चल रहे हो, नेगेटिव साइड अभी आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। रेशियोज नेगेटिव कब होती है वो बात की बात है, बट हमारे लिए अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे ही चल रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहां पर व्हेन आई टॉक अबाउट कोसेकेंट ए, दैट मींस उसकी वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी ही होगी। समझ में आ गई इतना? ठीक है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। फॉल्स। कोसेकेंट होता है कोसेक, cos का क्या होता है? कोसाइन, तो इट्स एब्रिविएशन फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट की जगह क्या लिखोगे? कोसाइन। कॉस जो है वो एब्रिविएशन है कोसाइन ऑफ एंगल ए। कितने बड़ी चीज को हम कॉस ए लिखते हैं। ठीक है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। फॉल्स। कॉट ए इज द रेशियो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। कॉट ए इज द रेशियो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ठीक हो गया? साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा कहते हैं 4/3 हो सकता है। ठीक है, साइन थीटा 4/3, ये आपके एक्सर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। फॉल्स होगा, क्योंकि साइन क्या होती है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज को तुम 3 और ऑपोजिट साइड को 4 बना रहे हो। राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी हाइपोटेन्यूज 3 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी लेस देन द ऑपोजिट साइड, सो दिस इज फॉल्स। और ये एक्सर्शन रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकेंट थीटा इज ऑलवेज मोर देन 1, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, तो इसीलिए साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी और 0 से बड़ी होगी, क्योंकि उसके बेस में हाइपोटेन्यूज है। कोसिकेंट थीटा हमेशा 0 और 1 से के बीच में लाई करेगा।
हम पॉजिटिव रेशियोज की बात करें तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। tan थीटा जो है वो 0 से इन्फिनिटी जितना मर्जी होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके रेसिप्रोकल्स इसके हिसाब से काम करेंगे। आपका जो कोसिकेंट थीटा है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, सीकेंट थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा, कॉट थीटा भी ऑलवेज 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। इतना क्लियर हो गया? आज इतना ही कर लेना। असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ट्राई कर सकते, राइट। इस चैप्टर में जितना मतलब इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लेना। कल कोई भी डाउट्स हैं 1 to 11 साथ ही करवा दूंगी आपको ट्रिग्नोमेट्री। उनमें विल सी कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं कौन से नहीं। ठीक हो गया इतना सबको?